नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि वही चित्रकला के जो संयोजन के जो सिद्धांत हैं बीए पार्ट फर्स्ट के, तो उसके अंदर जो हमारा 5वां टॉपिक चल रहा है रिदम। तो रिदम की जैसे मैंने ये बताया था परिभाषा के बारे में हम चर्चा करी, तो जिसके बारे में जैसे मैंने बताया था रिक्त स्थान है जो खाली स्थान में गति नहीं होती, यानी कि हमारे जो खाली स्पेस के अंदर कोई गति हमें नज़र नहीं आती, परंतु जो ही हम उसमें कोई भी आकार बनाते हैं या कोई डॉट भी बना देते हैं तो हमारी दृष्टि वहीं ठहर जाती है। और इसके साथ भी अगर जैसे अन्य अन्य आकार भी बना देते हैं या और डॉट बना देते हैं और फॉर्म बना देते हैं तो उससे हमारी दृष्टि को गति प्राप्त होती है। और गति शब्द का जो प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए और संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, क्योंकि प्रत्येक चित्र में एक खास गतिमयता होती है और लय या रिदम जो है गति का दूसरा नाम है, मैंने बताया था ना। तो चित्रफलक पर, यानी कोई भी जो पेंटिंग का कैनवास है या जो भी चित्रफलक पर अक्षयतः अंतराल में सामान्यतः कोई गति नहीं होती, जो मैंने बताया ना भी गति, किंतु जैसे ही उसमें कोई बिंदु बना दिया जाता है तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, कारण कि उस बिंदु पर हमारी दृष्टि जम जाती है। और यदि इन बिंदुओं की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कर दी जाती है तो दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर से तीसरे इस प्रकार ही बिंदुओं में विचरण करने लग जाती है। तो उस प्रकार जैसे हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो दृष्टि है, कि जैसे मान लो कोई भी डॉट है, हमारे कोई पेंटिंग है, जो फलक है, उस फलक पर अगर हमने एक एक बिंदु कोई बना दी तो उससे हमारी आंखों के अंदर एक तरह से अजीब सी हरकत होने लगी कि ये क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो उस हमारे जैसे एक तरह से तनाव सा उत्पन्न होने लगता है, कारण कि उस बिंदु पर हमारी सारी दृष्टि जम जाती है। और यदि इन बिंदुओं की संख्या जैसे में वृद्धि कर जाती है तो दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु और दूसरे से तीसरे इस प्रकार बिंदुओं में विचरण करने लग जाती है। और इस प्रकार चित्र में गति का समावेश होता है। बिंदुओं के आकार तथा चित्र में उनके स्थान के द्वारा इस गति का मार्ग निर्देशन होता है। और यह गति सरल रुचिकर भी हो सकती है तथा कठिन और अवरोध उत्पन्न करने वाली भी हो सकती है। गति का अध्ययन साधारणतः आगे हम अलग अलग रूपों में करेंगे, भाई किस तरह से कौन सी गति के द्वारा, किस तरह से हम गति रेखा के द्वारा, किस तरह से मान लो उसको झिक लाइन बना के या सीधी लाइन बना के, तो किस तरह से हम गति इसके अंदर पेंटिंग में हम लय या गति बना सकते हैं। अब जैसे गति का स्वरूप क्या हो, तो मानव जीवन और प्रकृति में गति की उपस्थिति सर्वत्र ही दिखाई देती है, यानी कि जो मनुष्य जीवन है उसके अंदर मानव जीवन एवं प्रकृति में नेचर के अंदर भी गति की उपस्थिति सर्वत्र सब जगह ही दिखाई हमें देती है। जैसे मनुष्य का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सांस लेना, प्रकृति में मौसम के परिवर्तन, अन्य परिवर्तन, चंद्रमा के आकारों का परिवर्तन, समुद्र की गति, उसका उतार चढ़ाव, पशु पक्षियों की बोलियाँ आदि सभी गति के ही स्वरूप हैं। अब गति व लय की उपस्थिति सभी ललित कलाओं में समान रूप से भी दिखाई देती है। संगीत व काव्य में स्वरों और शब्दों का लयात्मक प्रयोग, नृत्य में शरीर का लयात्मक संचालन, स्थापत्य, मूर्ति व चित्रकला में लयात्मक रूपाकारों जिनमें लय हो, वर्ण संयोजन आदि तत्वों के माध्यम से अंतराल में क्रियाशीलता का दिग्दर्शन होता है। यानी कि चित्र में संगीत की लहरियों की भांति रंगों और रेखाओं का लयात्मक संयोजन मिलता है, यानी कि जिससे प्रेक्षक यानी जो देखने वाला है उसकी आंखों को गति प्राप्त होती है। और रूपप्रद कलाओं में गति के स्वरूप को समझने के लिए प्रकृति एवं कला के अंतर्निहित जो गति को समझना आवश्यक है। और स्वरूप की दृष्टि से ये दो भागों में विभक्त की जाती है कि मतलब कला की इस गति के कौन कौन से स्वरूप है, यानी कि एक तो है सहज गति नेचुरल, दूसरी है प्रेरित गति इंड्यूसेड। तो प्रकृति की अंतर्निहित गतियाँ सहज व स्वतः उत्पन्न होती है, यानी कि जो हमारा नेचर है। तो गतियाँ से दो प्रकार की बताइए, एक तो सहज गति और दूसरा प्रेरित गति, यानी किसी के द्वारा किसी प्रेरणा से। तो प्रकृति की जो अंतर्निहित गतियाँ हैं वो क्या होती है, वो सहज होती है और स्वतः ही उत्पन्न होती है, उन्हें कोई चलाता मनुष्य द्वारा उनको नहीं किया जाता। जबकि कलाकृति एक तरह से मानव निर्मित है और उसमें गति व लय को यत्नपूर्वक
तथा विचारपूर्वक उत्पन्न किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमें समझने की बात है जो सहज गति के अंदर है कि जो प्रकृति के अंदर जो गति है वो स्वतः अपने आप उत्पन्न होती है, और कलाकृति वो क्या एक तरह से हमारे एक मनुष्य हमारे चित्रकारों के द्वारा निर्मित की जाती है। तो उसमें गति और लय को यत्नपूर्वक तथा विचारपूर्वक उत्पन्न किया जाता है कि कहाँ पे किस प्रकार से गति कलर के द्वारा दी जा रही है, पेंसिल के द्वारा दी जा रही है, स्ट्रोक्स के लगा के दी जा रही है, टेक्स्ट के द्वारा दी जा रही है ना, फॉर्म को किस तरह से घुमा के दी जा रही है। तो ये कलाकृति में रचे गए रूपाकार वस्तुतः स्वयं गतिशील नहीं होते हैं, वरन अंतराल में की गई रूपाकारों, रेखाओं और वर्णों की निश्चितता व्यवस्था एक दृष्टिपथ का निर्माण करती है, और उसी दृष्टिपथ पर गतियुक्त होकर हमारी दृष्टि को गति प्राप्त होती है। अतः स्थिर कलाकृति में यह गतिशीलता वस्तुतः गति का आरोपण है, और इस प्रकार स्थिर कला स्वरूप में गति का प्रभाव कलाकार की कुशलता पर ही निर्भर करता है। ये हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति है, जो आर्टिस्ट है, वो कितना कुशल है, किस तरह से इन चित्रकला तत्वों के प्रयोग करके और एक पेंटिंग को निर्माण करता है। तो जो चाहे उसका सब्जेक्ट है, उसका जो माध्यम है, मीडियम है, तो उनके अंदर वो इन तत्वों के द्वारा किस तरह से पेंटिंग के अंदर पेंटिंग के अंदर एक गति या लय या रिदम उत्पन्न करता है। तो ये एक चित्रकार की कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे गति के स्वरूप को प्रतिरूपात्मक, रिप्रेजेंटेशनल एवं रूप निरपेक्ष नॉन रिप्रेजेंटेशनल दोनों ही प्रकार की कलाकृतियों में देखा जा सकता है। यानी कि रूप निरपेक्ष रचनाओं में विषय के स्थान पर रचना तत्वों के शुद्ध प्रयोगों में गति के स्वरूप को सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे स्पष्ट तुल्यगा घातों यानी जो स्ट्रोक्स के द्वारा घातों विशुद्ध रंगों से बने चित्र इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं। और आधुनिक चित्रकारों में जैसे जैक्सन पॉलक का नाम सुना आपने, तो जैक्सन पॉलक चित्रकार हैं, और डी कुलिंग के चित्रों में इस प्रकार के गति संबंधी प्रयोग देखे जा सकते हैं। यानी कि स्ट्रोक्स के द्वारा छोटे छोटे उनके द्वारा किस तरह से नाइफ के द्वारा, लाइन के द्वारा उन पे गति नज़र आ रही है, एक तरह से हमारी आंखें उसमें नहीं रुक पाती। तो ये गति इन चित्रों के जो उदाहरण है ये इन दो आर्टिस्टों के रूप में, इन आर्टिस्ट हैं जैसे जैक्सन पोलक और डी कुनिंग के चित्रों में इस प्रकार गति के संबंध ही प्रयोग देखे जा सकते हैं। और रचना से पूर्व अंतराल पूर्ण रूप से, जैसे रचना से पूर्व अंतराल पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है, परंतु एक बिंदु मात्र की रचना से अंतराल की इस निष्क्रियता को खंडित किया जा सकता है और इसे इच्छित गति प्रदान की जा सकती है। तो गति के जैसे हम कह सकते हैं गति के विविध प्रकार भी होते हैं जिसके प्रयोग एक ही कलाकृति में देखे जा सकते हैं। यानी कि एक कलाकृति के अंदर विभिन्न तत्वों के, जैसे मान लो रेखाओं के द्वारा भी अलग अलग लय और गति की जा सकती है। रूप फॉर्म्स है, फॉर्म की अलग अलग आकृति बना के, जैसे कलर्स है, कलर्स के अंदर भी हम जैसे स्ट्रोक्स लगा के किस तरह से हम स्ट्रोक्स लगाते हैं, उनके द्वारा भी गति की उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, इनके जो विभिन्न प्रभाव है, उनके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कह सकते हैं अलग अलग गति के विविध प्रकार होते हैं जिसके प्रयोग एक ही कलाकृति में, मतलब विभिन्न जो माध्यम है, विभिन्न टेक्निक्स हैं, विभिन्न जो कला के द्वारा तत्वों के द्वारा किया जा सकता है, वो एक पेंटिंग में हमें नज़र आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं। अब गति के प्रकार और प्रभाव, तो गति के जैसे कितने प्रकार है और उनके क्या प्रभाव है। तो जैसे पहला है सरल गति। तो सरल गति के अंतर्गत क्या है कि जैसे कला तत्वों का ऐसा संयोजन जो अत्यंत सहज हो और दृष्टि बिना किसी उलझन और रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सके। सरल गति में कोई कलात्मकता नहीं होती और इस चित्रतल में, यानी अतः इस चित्रतल पर इसके अधिक प्रयोग से एक रसता उत्पन्न होती है। यानी कि जो गति के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों में जो पहला है वो है सरल गति, यानी कि जो साधारण गति, यानी साधारण लय, साधारण प्रवाह। तो इसके अंदर क्या है, जो कला तत्वों का ऐसा संयोजन होता है जो अत्यंत सहज हो, सिंपल हो और दृष्टि बिना किसी उलझन और रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सके। सरल गति में कोई कलात्मकता नहीं होती है
और चित्रतल पर इसके अधिक प्रयोग से, मतलब ज़्यादातर अगर एक ही सरल गति से करते हैं तो चित्र के जो इसका जो है प्रयोग में एक रास्ता उत्पन्न होने का खतरा रहता है। दूसरा है वक्र गति। और वक्र गति यह एक प्रकार अपेक्षाकृत जटिल एवं रोचक है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की गतियाँ आती है, यानी कि वक्र गति में दो प्रकार की। पहला है जैसे कोणीय गति, जो हम लाइनें बनाते हैं कोण के अनुसार, त्रिभुजाकार के अनुसार, तो इसके द्वारा भी हमें गति उत्पन्न की जा सकती है या गति उत्पन्न होती है। तो इसमें जैसे कोणीय गति में, इसमें गति के जटिल कोण होने के कारण क्रम से ऊपर और नीचे की ओर हुई आगे बढ़ती है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी जिगजैग जिसको कह सकते हैं आगे। तो इस तरह से ऊपर नीचे की ओर आगे हुई बढ़ती है। और जटिल कोण अचानक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, तो उसे अन्य दिशा में मोड़ देते हैं। और रचना में इसका प्रयोग अधिक, मतलब रचना में अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो दृष्टि को एक तरह से धक्का देता है ये। और इस कारण इस प्रकार की लय या गति दृष्टि के लिए दुखद सुखद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोणीय गति रचना में तनाव, आकस्मिकता व तीव्रता का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहली गति वक्र गति और दूसरी है कोणीय गति। अब इसके अंदर जैसे प्रवाहयुक्त गति अब आगे आती है, इसके अंदर तीसरी है प्रवाहयुक्त गति। तो कोणीय गति में कुछ परिवर्तन होकर प्रेक्षक के दृष्टिकोणों के स्थान पर कोमल एवं प्रवाहपूर्ण गतियुक्त संचरण करती है। जैसे नदी की लहरदार गति इसी के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रवाहयुक्त गति ही सर्वाधिक सुखद मानी जाती है, जिसमें एक निरंतरता बनी रहती है, यानी कंटिन्यूटी चलती रहती है, उसके अंदर नजर आती है। तो वो सबसे अधिक, जैसे नेचर के अंदर हम बात करते हैं तो हमें नदी के अंतर्गत ये चीज़ें बहती हुई जो तेज प्रवाह के अंदर नदी जो लहरदार गति है, इसी के अंतर्गत हमें ये चीज़ें नज़र आती है। और प्रवाहयुक्त गति ही सर्वाधिक सुखद मानी जा सकती है, वो चाहे पेंटिंग के अंदर है, चाहे नेचर के अंदर है, चाहे हमें उसके अंदर है। तो पेंटिंग के अंदर जो हमारे रंगों के माध्यम से प्रवाह बना हुआ हो, रेखाओं के माध्यम से प्रवाह बना हुआ हो, या हमारी जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर क्या गति हमें नजर आती है, क्या लय बनी हुई है। तो ये जो कह सकते हैं इसको, जैसे लहरदार गति है इसके अंतर्गत आती है। और जिसके अंदर प्रवाह युक्त है, यानी जो जिसके अंदर प्रवाह है, तो प्रवाह युक्त गति सर्वाधिक सुखद मानी जा सकती है। इस गति के, यानी कि जो इस गति से प्रवाहित वाली गति से कोमलता, माधुर्यता, लयात्मकता आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तीसरी है जैसे खंडित गति। तो इस खंडित गति में क्या है कि रचना के अंदर जो पेंटिंग है, जो कंपोजिशन है, कि में दृष्टि के प्रवाह क्रम को बीच बीच में तोड़कर खंडित गति उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि अचानक दिशा परिवर्तन करके दृष्टि को दूसरी ओर ले जाने से भी गति उत्पन्न होती है। और गति के इस प्रकार से में आकस्मिकता होने के कारण सर्वाधिक गतिशीलता होती है, यानी कि खंडित गति, कि जिससे हमारी कोई रेखा है, लाइन है, ठीक है ना, जो हमारी फॉर्म है, तो जो पेंटिंग है उसमें दृष्टि के प्रवाह क्रम को बीच बीच में तोड़कर खंडित गति उत्पन्न की जा सकती है। और अचानक दिशा परिवर्तन करके, यानी जो लाइन है कि सीधी जाके फिर एकदम साइड में कर दें, मैं तिरछी कर दें, पीछे कर दें, नीचे कर दें, तो अचानक दिशा परिवर्तन करके दृष्टि को दूसरी ओर ले जाने से भी गति उत्पन्न होती है, इधर उधर हमारी नजरें घूमती है, तो उसके उत्पन्न होती है। और गति के इस प्रकार में आकस्मिकता होने के कारण सर्वाधिक गतिशीलता होती है। तो ये जैसे कहलाती है खंडित गति के द्वारा भी एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न होता है। धन्यवाद। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे अगले वाले व्याख्यान में।